सफल। नमस्कार, स्वागत है आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश से 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर होती है। 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात चाचौड़ा से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह की, जिन्होंने शुक्रवार को अपनी ही पार्टी की राम भक्ति और शुद्धिकरण पर सवाल उठाए थे और अब लक्ष्मण सिंह ने अपने ही भाई के बयान पर सवाल उठा दिए। दूसरी खबर में हम बताएंगे अब शिवराज सरकार कमलनाथ सरकार में हुए फैसलों की जांच करेगी। तीसरी खबर में बात होगी प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार और अनलॉक 3 के लिए जारी गाइडलाइन पर। चौथी खबर जबलपुर से, जहां कोरोना विस्फोट के कारण हालात चिंताजनक बने हुए हैं। पांचवी और अंतिम खबर में बात करेंगे कैसे ग्रामीण क्षेत्र के युवा वैज्ञानिक ने अपनी नई तकनीक की खोज से धरती की गर्मी से बिजली बनाने का तरीका ढूंढ निकाला। इन 5 खबरों को हम पूरे विश्लेषण के साथ आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चाचौड़ा से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह की। तो मध्य प्रदेश में एक तरफ कांग्रेस उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ पार्टी के अपने ही नेता कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाले चाचौड़ा से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने शुक्रवार को ही कांग्रेस की राम भक्ति और शुद्धिकरण अभियान पर सवाल उठाए थे और अब लक्ष्मण सिंह ने अपने ही भाई दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। लक्ष्मण सिंह ने दिग्विजय सिंह के राम मंदिर भूमि पूजन के मुहूर्त पर दिए बयान का विरोध किया। उन्होंने कहा, मुहूर्त निकालना ना दिग्विजय सिंह का काम है और ना लक्ष्मण सिंह का। राम मंदिर न्यास से जुड़े लोग इस बारे में ज्यादा समझते हैं। उन्होंने कहा, बड़े बड़े पहुंचे हुए संत न्यास से जुड़े हुए हैं, उनकी समझ पर सवाल उठाना ठीक नहीं। अगर उन संतों ने मुहूर्त निकाला है और इतना बड़ा कार्यक्रम किया है तो उन्हें करने देना चाहिए। लक्ष्मण सिंह अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। भाजपा ही नहीं, वो अपनी ही पार्टी पर भी कई बार निशाना साध चुके हैं। कर्ज माफी, सीए जैसे अनेकों मुद्दों पर वो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं, लेकिन इस बार वो अपने भाई को भी निशाने पर लिए हुए हैं और इस बार निशाना साधने से बिल्कुल नहीं चुके। लक्ष्मण सिंह के बयान पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, भगवान राम और लक्ष्मण त्रेता युग में पैदा हुए थे। कलयुग में इस तरह के लोग भी पैदा हो रहे हैं जो अपने पुरखों और वरिष्ठों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि मुहूर्त निकलवाना न दिग्विजय सिंह जी का काम है न लक्ष्मण सिंह का काम है। मुहूर्त निकलवाना वही मैंने कहा ना, जो राम मंदिर न्यास से जुड़े लोग हैं वो इस बारे में ज़्यादा समझते हैं और अच्छे बड़े बड़े पहुँचे संत जो हैं उससे न्यास से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने अगर कुछ निकाला है मुहूर्त और इतना बड़ा कार्यक्रम किया है और इतना बड़ा लक्ष्य लेके चल रहे हैं, इतना बड़ा मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, तो हम उनको करने दें। मेरा सिर्फ इतना कहना है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण त्रेता युग में पैदा हुए थे। अब कलयुग है, कलयुग में उस तरह के लोग भी पैदा हो रहे हैं जो अपने पुरखों पे, अपने वरिष्ठों पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मेरा तो अनुरोध है कि दिग्विजय सिंह जी कहाँ तक पड़े हुए हैं और लक्ष्मण सिंह जी कहाँ तक पड़े हुए हैं, ये जरूर अपन खोजबीन कर ले तो पता चल जाएगा कि कौन विद्वान है और कौन कमजोर विद्वान। तो कांग्रेस के लिए कई बार ये कहावत फिट बैठती है कि हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो ये अपने ही हैं लक्ष्मण सिंह साहब जो अपने भाई दिग्विजय सिंह साहब पर निशाना साध रहे हैं। आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, पहली बार नहीं है जब लक्ष्मण सिंह गरजे हों, बरसे हों इस बार, लेकिन दिग्विजय सिंह उनके भाई हैं, उनके निशाने पर रहे। अब मसला ये है कि कांग्रेस ही सवाल उठाती बीजेपी पर समझ आता है, बीजेपी कांग्रेस पर ठीक है, लेकिन कांग्रेस ही कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करे तो मुसीबत तो आनी है। और उपचुनाव सर पर बिल्कुल ठीक कहा पारुल आपने कि कांग्रेस के ऊपर ये पंक्तियां बिल्कुल फिट बैठती है कि हमें तो अपनों ने लूटा। दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं है जब दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह के बीच में इस तरह से राजनीतिक अदावतों का दौर शुरू हुआ हो। इसके पहले भी लक्ष्मण सिंह ने कई मर्तबा दिग्विजय सिंह के बयान, दिग्विजय सिंह की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए हैं और अब राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से लक्ष्मण सिंह ने दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया है, बिल्कुल साफ तौर पर कि राम मंदिर न्यास में कई महान संत महात्मा बैठे हुए हैं जिन्होंने इसका मुहूर्त निकाला होगा। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस के ही पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा साफ तौर पर निशाना साधते हुए आए। हालांकि सज्जन सिंह वर्मा भी
दिग्विजय सिंह को लेके पहले किस तरह से बयान दे चुके हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो साफ जाहिर सी बात है कि कांग्रेस में अंदर खाने में जो लड़ाई चल रही है वो निकल कर जमीन पर देखने को मिल रही है। इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस भले ही एकजुट होने का दावा करे, लेकिन कांग्रेस एकजुट है नहीं। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने पहले चाचौड़ा को जिला बनाने की मांग की, फिर जिला बनाने की बात आई तो अब जो कमलनाथ कैबिनेट ने उसका फैसला लिया और उसके बाद चूंकि सत्ता परिवर्तन हो गए तो अब फिर मामला ठंडे बस्ते में है। इसको लेकर भी लगातार दिग्विजय सिंह बीजेपी का तो विरोध करते आए हैं, अपनी सरकार का भी विरोध किया। उन्होंने अपने भाई के बंगले के बाहर धरना दे दिया। तो ये साफ जाहिर करता है कि कांग्रेस में फिलहाल कांग्रेस के अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल आशीष, अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है और गाहे बगाहे इस तरह की जब खबरें सामने आती हैं और वो भी ऐसे वक्त पर जब कमलनाथ संभालने पर अपना पूरी ताकत लगा रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसे नेता भी हैं जो कांग्रेस के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। बहरहाल शुक्रिया आशीष जानकारी देने के लिए। तो लक्ष्मण सिंह चाचौड़ा से विधायक, दिग्विजय सिंह के भाई, लेकिन अपने ही भाई पर सवाल उठाया क्योंकि पहले जब राम मंदिर मुहूर्त को लेकर बात हो रही थी तो दिग्विजय सिंह साहब ने भी इस पर टिप्पणी की थी और मुहूर्त को लेकर सवाल उठाए थे कि ये सही समय नहीं है। कई तरह के तर्क भी उन्होंने दिए थे, लेकिन सवाल ये कि राम मंदिर भूमि पूजन तो हो गया, लक्ष्मण सिंह साहब चुप नहीं बैठ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश की सियासत गर्म है। शिवराज सरकार 23 मार्च 2020 से 6 महीने पहले लिए गए कमलनाथ कैबिनेट के सभी फैसलों की जांच करेगी। बड़ी बात यह है कि इस जांच के लिए जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है ना, उसमें सिंधिया खेमे के नेता गोविंद सिंह राजपूत को शामिल किया गया है। गोविंद सिंह राजपूत कमलनाथ सरकार में भी राजस्व और परिवहन विभाग के मंत्री थे। समिति के समन्वयक के रूप में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को जिम्मेदारी दी गई। इस समिति में मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जगदीश देवड़ा, विसाहुलाल सिंह, गोविंद सिंह राजपूत और मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह सदस्य बनाए गए हैं। पूर्व में गठित मंत्री समूह के द्वारा आरंभ की गई कार्रवाई भी इस मंत्री परिषद समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। समिति द्वारा उक्त अवधि के निर्णयों की समीक्षा कर वस्तु स्थिति प्रदान की जाएगी। वस्तु स्थिति का प्रतिवेदन मंत्री परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। दरअसल सरकार चाहती है कि जनता को पिछली कमलनाथ सरकार के खराब निर्णयों की जानकारी दी जा सके और उसे चुनाव में भुनाया जा सके। कमलनाथ सरकार आई तो उन्होंने भी शिवराज सरकार के कई फैसलों पर सवाल उठाए थे और कुछ निर्णय भी जांच के आदेश के लिए रखे गए थे, कुछ निर्णयों पर भी जांच के आदेश दे दिए गए थे। लेकिन कमलनाथ सरकार के दौरान हुए फैसलों की जांच के लिए बनी इस कमेटी में सज्जन सिंह वर्मा ने भी शिवराज सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं और जमकर हमला बोला है। जब सत्ता का परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से जो सरकार सत्ता में आती है उसको पुराने कार्यों की समीक्षा हमेशा करना चाहिए। पुरानी सरकार ने कोई जनहित विरोधी निर्णय तो नहीं लिए, पुरानी सरकार ने कोई ऐसे निर्णय तो नहीं लिए जिनमें पारदर्शिता नहीं थी, और इसलिए ये समीक्षा करना चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी। और इसके पीछे कोई दुर्भावना नहीं है, इसके पीछे जो निर्णय है उनकी समीक्षा करना है। कोई निर्णय जनहित का तो नहीं है, कोई निर्णय ऐसा तो नहीं है कि जिसमें पारदर्शिता है, या कोई निर्णय ऐसा तो नहीं है जिसमें दुर्गंध आती है, और इसलिए इसकी समीक्षा करेंगे। इसके पीछे कोई दुर्भावना नहीं है। तमाम सारी वो योजनाएं हजारों हजार गाँव को, मैं ये गाँव की नर्मदा काली सिंध नदी, इससे जोड़ के हमने हजारों गाँव में पानी देने का निर्णय किया। क्या इन बातों की समीक्षा करेंगे? क्या असामाजिक तत्वों को जेल के पीछे हमने पहुँचाया और आपकी सरकार में वो छूट रहे हैं की समीक्षा करेंगे? गरीबों को 600 रुपये हमने दिया, किसानों का कर्ज माफ किया, किस बात की समीक्षा करेंगे? कोई व्यापम घोटाला तो हुआ नहीं, कोई ट्रेंडिंग घोटाला हुआ नहीं, सिंचाई में कोई घोटाला हुआ नहीं। तो जांच करना चाहे पूरी सरकार लगा दें, शिवराज खुद मुखिया बन जाए समीक्षा के लिए। तो जांच से कांग्रेस को भय नहीं, लेकिन कांग्रेस का यही कहना है कि पूरी तंत्र को लगा दीजिए, पूरी सरकार को लगा दीजिए। नहीं टेंडरिंग घोटाला हुआ, ना व्यापम घोटाला हुआ, ना किसी तरह का घोटाला हुआ। आप सज्जन सिंह वर्मा को सुन रहे थे। आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, पुराने जो किए हैं वो अब खुलेंगे। हालांकि हम कई किताबों में भी पढ़ते हैं, हिंदू धर्म में भी कहा जाता है कि जो किया है उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। तो क्या कांग्रेस अब फल भुगतने की तैयारी में है? क्योंकि शिवराज जी ने तो फिलहाल मूड बना लिया और कमेटी भी गठित कर ली गई है। देखिए पारुल, जो पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने फैसले लिए हैं उसमें पिछले 6 महीने के कामकाज की समीक्षा करने के लिए मंत्री गठित की गई है और इसने अपना काम भी शुरू कर दिया है। ये कोई पहली बार नहीं है कि कोई सत्ता परिवर्तन होने के बाद सरकार
या सरकार या उससे जुड़े हुए लोग किसी तरह से में इसलिए बाकायदा परिवर्तन। आशीष, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम कोशिश करेंगे कि आपसे एक बार फिर से संपर्क साधा जा सके। तो आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि पहली बार नहीं है जब सत्ता परिवर्तन हुआ हो और कोई सरकार आई हो और उसने पुरानी सरकार के कामकाजों को लेकर समीक्षा ना की हो। यानी जब कांग्रेस सरकार में आई, 15 महीने का उनका कार्यकाल, उस वक्त भी उन्होंने जो बीजेपी के कार्यकाल में जब कांग्रेस आरोप लगाती थी, चाहे वो टेंडरिंग की बात हो, चाहे वो व्यापम घोटाले की बात हो और भी कई चीजें, पौधारोपण भी उसमें था। लेकिन अब जब वापस बीजेपी आ गई है तो इस 15 महीने को टटोलने की कोशिश बीजेपी ने कर ली है और इरादा यह भी कि उपचुनाव में बताया जा सके कि कांग्रेस ने इन 15 महीने में मध्य प्रदेश में क्या दिया और क्या लिया। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 37,298 तक पहुंच गई। प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर 736 नए केसेस सामने आए। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 17 जिलों में कोरोना का आंकड़ा डबल डिजिट में पाया गया। भोपाल और इंदौर में यह आंकड़ा 3 डिजिट में है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में हुई 16 मौतों के बाद अब मौतों का आंकड़ा 962 हो गया है। प्रदेश में अब 8,715 एक्टिव केसेस हैं। उधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार ने अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के हिसाब से जन्माष्टमी, गणेशोत्सव, मुहर्रम पर भी कोरोना का प्रभाव दिखाई देगा। यानी ये त्योहार भी आपको घर में ही बैठकर मनाने होंगे। आगामी गणेशोत्सव, मुहर्रम, जन्माष्टमी समेत अन्य त्योहार सार्वजनिक रूप से नहीं मनाए जा सकेंगे। गणेश प्रतिमा सार्वजनिक रूप से स्थापित नहीं की जा सकेगी, तो जन्माष्टमी और मुहर्रम पर जुलूस और ताजिए निकाले नहीं जा सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से कहा है कि वो घर पर ही इन त्योहारों को मनाएं। पूजा स्थलों पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हों। इस बार स्वतंत्रता दिवस भी सीमित रूप से ही मनाया जा सकेगा। कहीं भीड़ इकट्ठा नहीं होने की बात कही गई है, इजाजत नहीं होगी भीड़ इकट्ठा करने की। मंत्री अपने जिलों में स्वतंत्रता दिवस मनाने नहीं जा पाएंगे। सभी मंत्रियों को भोपाल में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। अब ऐसे में समीक्षा की बैठक आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज तय किया है कि प्रदेश के अंदर धार्मिक उत्सव के महीने में जैसे भगवान श्री गणेश जी की झांकी लगती है, मुहर्रम आएगी, नवदुर्गा आएंगी, इन कोई भी कार्यक्रम में किसी भी पंडाल लगाने की या बड़ी मूर्ति लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी आयोजन परिवार के अंदर, घर के अंदर ही संपन्न करें। स्वतंत्रता दिवस को जो कार्यक्रम सार्वजनिक होता था, जैसा पूर्व में तय किया था कि सभी मंत्री अब भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में रहेंगे, जिलों में नहीं जाएंगे। जिलों के अंदर होने वाले कार्यक्रम की जो प्रदेश सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है वही होगा। उसमें जो बच्चे आते थे, स्कूल के रंगारंग कार्यक्रम होते थे, वो सब इस बार प्रतिबंधित हैं। ये कार्यक्रम जो पूर्व की गाइडलाइन है वही रहेंगे, जो शासकीय कार्यक्रम है। एवं जो प्राइवेट कार्यक्रम भी हैं, प्राइवेट संस्थाएं भी अगर कोई करती हैं तो उन्हें अनुमति है, पर जो शासकीय गाइडलाइन है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी, उसी तरह के कार्यक्रम को वो कर सकते हैं। तो अनलॉक 3 को लेकर गाइडलाइंस जारी की जा चुकी हैं, जिसमें कहा गया है अब पढ़ने वाले तमाम कार्यक्रम फिलहाल घरों में ही रहकर मनाने होंगे, जिसमें मुहर्रम भी शामिल है, जन्माष्टमी भी है, गणेश उत्सव भी है। जहां आप जगह जगह झांकियां देखते थे, गणेश उत्सव पर बड़ी बड़ी प्रतिमाएं देखते थे, मूर्तियां देखते थे, अब वैसा आपको इस कोरोना काल में नहीं देखने को मिलेगा। और क्या कुछ अपडेट्स हैं जान लेते हैं। आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता फोन लाइन पर लगातार हमारे साथ इस खबर पर भी बने हुए हैं। आशीष, कोरोना अपडेट्स। कोरोना के अनलॉक 3 के लिए सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है और कोरोना के संबंध में अनलॉक 3 का एक हफ्ता बीत जाने के बाद जिस तरह से पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, कोरोना की वो मौत हुई है, वो बड़ा के सामने दो खासतौर समस्याएं हैं। चलिए, शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। तो कोरोना को लेकर हम अपडेट्स आशीष से ले रहे थे और साफ तौर पर ये आपको बताते चले कि कोरोना
के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, मौतों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, रिकवरी रेट भी हम देख रहे हैं, पूरी कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कामयाबी जिस हद तक हासिल होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। लगातार पेशेंट सामने आ रहे हैं। और अब बात हम करेंगे जबलपुर की, जहां जबलपुर में भी कोरोना विस्फोट के चलते हालात चिंताजनक हैं। शहर में संक्रमितों का आंकड़ा 1750 के करीब पहुंच चुका है, जिसकी रफ्तार में लगाम लगने के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे। ऐसे में आम लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए प्रशासन कड़े कदम उठा रहा है। इसी क्रम में पुलिस के बाद अब नगर निगम ने भी मास्क को लगाना अनिवार्य कर दिया है। अनिवार्य तो पहले भी था, लेकिन अब इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसके तहत निगम दल ने मालवीय चौक से बड़ा फुहारा तक बिना मास्क पहने लोगों पर कार्रवाई की। इस दौरान लोगों को न सिर्फ मास्क पहनने की सलाह दी गई, बल्कि उनके चालान इस बार काटे गए हैं, जिससे काफी हद तक ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों की जेब से जब पैसा जाएगा तो मास्क चेहरे पर जरूर आएगा। क्योंकि जागरूकता अभियान चलाकर सरकार तो बता रही है, लेकिन आमजन आप खुद शायद ये समझ नहीं रहे कि आपकी जान कितनी अनमोल है, कितनी कीमती है। इसलिए मजबूरन ये मास्क को लेकर फाइन चार्ज अभियान भी चलाया जा रहा है। मालवीय चौक से लेकर के बड़ा फुहारा तक के सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क न लगाने वाले ऐसे व्यक्ति, इनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है। और ये अवेयरनेस दी जा रही है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए। और जबलपुर से मनीष संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या कुछ हालात कोरोना को लेकर मनीष जानकारी दीजिए, और मास्क को लेकर अब कार्रवाई की जा रही है, अब फाइन चार्ज किया जा रहा है, उसके बारे में भी बताएं। जैसा कि जानकारी लगी है कि जबलपुर में कोरोना विस्फोट के चलते हालात चिंताजनक बने हुए हैं और संक्रमितों का आंकड़ा जहां 1750 के करीब पहुंच चुका है, वहीं इसकी रफ्तार में बहुत तेजी हो रही है। इसके चलते प्रशासन के द्वारा तो पुलिस विभाग द्वारा मास्क को लेकर के दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, चालानी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी लोग उस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते अब नगर निगम ने भी अपना अभियान चलाया है और नगर निगम ने अपने उड़न दस्ते को बना करके चौराहों में कर्मचारियों को लगाया है, जहां पर जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। चलिए, यानी प्रयास किए जा रहे हैं निगम के दल के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, लेकिन सवाल यही कि आखिर क्यों आंकड़े बढ़ रहे हैं? क्या जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए लोग आपको दिखाई दे रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग आपको शहर में दिखाई दे रही है? मास्क का प्रयोग लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कितना हद तक जागरूकता है लोगों में? ये प्रशासन द्वारा तो पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाहियों की वजह से जो लोग गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, उस वजह से ये कोरोना की रफ्तार बढ़ती चली जा रही है। कुछ लोग जानबूझ करके मतलब गलतियां कर रहे हैं और तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, भीड़ में खड़े हो रहे हैं और अपने जो गाइडलाइन दी गई है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उसका पालन नहीं कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए मनीष। तो जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है, और आपको खुद को भी ये समझना होगा, हमें खुद भी समझना होगा कि जो आपको बचा सकता है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी, मास्क और सैनिटाइज़र, और इनका आप सही तरह से उपयोग नहीं करेंगे तो आने वाला समय आंकड़े बढ़ ही जाएंगे कोरोना के। चलिए आगे बढ़ते हैं, नरसिंहपुर की बात करेंगे, जहां अब तक सौर ऊर्जा को ही प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे सुरक्षित और अक्षम स्रोत माना जाता था। लेकिन नरसिंहपुर के गोटेगांव निवासी युवा भौतिक वैज्ञानिक ने एक ऐसी नई तकनीक की खोज की है जो धरती की गर्मी से बिजली का उत्पादन करेगी। इस टेक्नोलॉजी से धरती के भीतर की गर्मी को रिसाइकिल कर बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। इसमें ईंधन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और ये सौर ऊर्जा से काफी सस्ता भी पड़ेगा। तकनीक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट भी कराया गया है। संबलपुर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले गोटेगांव के देवेंद्र पुरोहित ने बताया कि इस तकनीक से ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई जा सकती है और वो इसके पेटेंट को भारत सरकार को डोनेट भी करना चाहते हैं। उत्पादन के लिए जो तकनीक इस्तेमाल की जा रही है, इसमें क्योंकि ईंधन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जमीन के अंदर के तापमान और बाहर के जो एम्बियंट ऊपर जो वातावरण का तापमान है, उस तापमान के अंतर से हम विद्युत पैदा कर सकते हैं। और हमने इसी का एक प्रारूप तैयार किया है और प्रारूप तैयार करने के साथ साथ हमने, क्योंकि यह तकनीक
नॉर्डिक कंट्रीज में और नॉर्दर्न देशों में बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकती है, तो हमने इसका अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट भी करा लिया है। तो इस टेक्नोलॉजी का पेटेंट भी कराया है देवेंद्र पुरोहित ने, जिन्होंने इस तकनीक का इजाद किया है। और देखिए, ज़मीन की गर्मी से सौर ऊर्जा बनाना अपने आप में सुनने में थोड़ा सा चौंकाने वाला है, लेकिन कर दिखाया है। भाई किया जाए तो क्या कुछ मुमकिन नहीं, लेकिन इस कोशिश को कैसे कर पाए देवेंद्र पुरोहित और इस पूरी रिपोर्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। अंशुमान शर्मा संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नरसिंहपुर से। अब ये टेक्नोलॉजी और इस सोच को लेकर क्या कहते हैं देवेंद्र पुरोहित, जरा खबर के बारे में और विस्तार से बताइए अंशुमान। मैम, ये देवेंद्र पुरोहित जी, जिन्हें संबलगढ़ यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की, भौतिक इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की है, इन्होंने एक अनोखी तकनीक का इजाद की है, जिसमें ये धरती के अंदर 20 फीट गहराई से 20 डिग्री सेल्सियस के लगभग तापमान से धरती की सतह पर स्थित 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में और अंतर के आधार पे ये विद्युत का उत्पादन करती है। 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के जो टेम्परेचर में फर्क आता है, उससे ये विद्युत का उत्पादन करने की टेक्निक। इसे पेटेंट भी करा लिया उन्होंने, और वो खुद भी बता रहे थे, हमने उनकी बाइट भी सुनी कि नॉर्दर्न एरियाज में ज़्यादा इस तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए इसे, क्योंकि वहाँ पर उस हिसाब से ही उस तकनीक को उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि काफ़ी सस्ता ये पूरा प्रोसेस, ये पूरी प्रक्रिया हो सकती है, जिसका काफ़ी हद तक लाभ लिया जा सकता है, और वो भारत को इस पूरे प्रोसेस को डोनेट भी करेंगे, दे देंगे, ऐसा भी वो कह रहे हैं। इसके बारे में भी सोचा उन्होंने कुछ? जी, उनका ये कहना है कि मैंने ये जो इजाद की है, ये मुख्य रूप से भारत के जो बैकवर्ड एरिया होते हैं, जो पहाड़ी जंगली क्षेत्र होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए की है, और वहाँ पे बिजली का आपूर्ति सुगम हो सके और अबाधित रूप से बिजली सुलभता से पहुंच सके, इस उद्देश्य से उनने इसकी इनोवेशन ये किया है उनने। और उनका आगे ये विचार है कि यदि शासन चाहेगा, भारत सरकार चाहेगी, तो वो इसको यहाँ दे सकते हैं उपयोग में लाने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया अंशुमान। तो देख ले दुनिया, भारत नहीं किसी से कम, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, भारतवासी हर ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो आसमान हो, चांद पर पहुंचना हो, हर ओर हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और इसी तरह आगे बढ़ता ही रहेगा। एक नई तकनीक इजाद की है धरती की गर्मी से सौर ऊर्जा बनाने की, नरसिंहपुर के देवेंद्र पुरोहित ने। एक अच्छी खबर, लेकिन बहुत ही कम बजट में ये हो पाएगा, क्योंकि किसी तरह का ईंधन, कोई डीजल, कोई फ्यूल इसमें नहीं लगने वाला है। लेकिन आगे इसमें कितना स्कोप है, क्या इंडिया की गवर्नमेंट इसे प्रायोरिटी देती है, इस आइडिया को कैसे उपयोग करती है, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन हमारे देश के युवा किसी से कम नहीं है, इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।